हम चाहते हैं कि इकोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के अंदर कोई प्रोडक्ट बनवाना है। अब इकोलाई के अंदर अगर हम कोई प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो कॉमन सेंस है कि हम एक पेट्री डिश लेंगे, उस पेट्री डिश के अंदर इकोलाई को हम क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे। और हम ये समझ रहे हैं कि इस पेट्री डिश में सिर्फ और सिर्फ कौन है, इकोलाई है। अब सोचना जरा कि हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी में जो वर्क टेबल है उस वर्क टेबल पे जो पेट्री डिश है, जो प्लेट है, पेट्री डिश एक प्लेट होता है जिसमें कल्चर मीडिया होता है, हम उसके ऊपर इकोलाई को ग्रो करवा लिए हैं, लेकिन क्या गारंटी है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एक्चुअली में जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है ना, वो दो हिस्सों में बांटा गया है, दो पार्ट में बांट के पढ़ाया गया है। हालांकि बहुत ही बेसिक लेवल पे हम लोगों को 12th में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ उतना खास नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, 2 सालों की बात करें, तो नीट 2020 में, नीट 2021 में, नीट 2022 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इन दोनों चैप्टर से मिला के आया था। 2021 में तो 10 क्वेश्चन के लगभग जो है अप्रॉक्सीमेट वो इन दोनों चैप्टर से मिला के पूछा गया था। तो इस हिसाब से एक आइडिया मिल रहा होगा कि ये दो चैप्टर, जो कि काफ़ी बड़ा है, उतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से कायदे से पढ़ लेते हैं तो हमारा कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सिक्योर हो जाता है। कितना भी किस्मत खराब होगा, 6 क्वेश्चन तो आएगा, तो 6 से 10 क्वेश्चन के बीच में हमारा ये दो चैप्टर से क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और जितना डेप्थ में हम लोगों को जाने की जरूरत होगी हम बिल्कुल जाएंगे। तो हमारा पहला पार्ट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी चीज क्या है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका मतलब क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी में बायो, बायो मतलब हो गया बायोलॉजी, और टेक्नोलॉजी तो तुम्हें पता ही है कि क्या होता है। तो यूजुअली है ना यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी, पहले के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स की मदद से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। मतलब ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती हैं, उनका जो मेन बेस है वो क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। तो बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद सोचा गया कि क्यों ना, अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो क्यों होता है, तो ह्यूमन के अचीवमेंट के लिए होता है। ह्यूमन को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, ह्यूमन को कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके, इसीलिए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट होता है। तो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी जो है ना वो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए ही जो है बनाया गया है। तो पहले केमिस्ट्री फिजिक्स मेन आधार हुआ करता था, लेकिन बाद में सोचा गया कि क्यों ना हम ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाए, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हो, डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर मैं तुमको कहूं कि हम लोग जो है इंसुलिन जो है इकोलाई में, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर बनवा सकते हैं, ह्यूमन का इंसुलिन हम बैक्टीरिया के अंदर बनवा सकते हैं, हम डीएनए को एज अ वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई पेरेंट, कोई मेल कोई फीमेल इनफर्टाइल है, तो उस इनफर्टाइल मेल और फीमेल को इच्छा है कि उनका बच्चा हो, वो बायोलॉजिकल फादर या मदर बन सके, तो उस कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम लाया गया है, तो वो किया जा सकता है। कैंसर का इलाज कुछ हद तक स्टडी किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज किया जा सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का इलाज किया जा सकता है, इम्फाइसेमा का इलाज किया जा सकता है। किसी का हाइट छोटा रह गया है, उसको ग्रोथ हार्मोन देने की जरूरत है, हम बिल्कुल सिंथेटिक फॉर्म में बना के दे सकते हैं। तो सुनने में लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है, लेकिन बच्चों ये सब कुछ संभव है। ये जितना चीज मैंने बताया है ये सब कुछ संभव है, इनफैक्ट इससे और भी ज्यादा चीजें संभव है बाय द हेल्प ऑफ वन एंड ओनली बायोटेक्नोलॉजी।
तो बायोटेक्नोलॉजी, इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेशनल चैप्टर होने जा रहा है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसा कि मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो हमने टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया है, ठीक है, इंटीग्रेट किया है। तो जो EFB है, यूरोपियन फेडरेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोच को मिलाकर, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोच को मिलाकर एक डेफिनेशन दिया, बहुत आसान सा डेफिनेशन दिया। इनके अनुसार ये कहा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें एक्चुअली में नेचुरल साइंस का जो कंसेप्ट होता है, नेचुरल साइंस का जो कंसेप्ट होता है, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, सेल्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करवाने के बाद हम मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हैं, मनचाहा सर्विस ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, नेचुरल साइंस क्या कहता है? नेचुरल साइंस कहता है कि ह्यूमन का इंसुलिन, ह्यूमन के शरीर के अंदर में एक ऑर्गन है, नाम है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है और पीपी सेल होता है। लेकिन जो इसमें बीटा सेल होता है वही इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। तो करना क्या है, ये तो नेचुरल साइंस हो गया। अब देखिए यहां इंटीग्रेशन क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे ना, उस बीटा सेल से इंसुलिन को बनाने वाले जीन को, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेट करने के बाद किसी होस्ट के अंदर, किसी होस्ट सेल के अंदर, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको भेजेंगे। और भेजने के बाद उस होस्ट के अंदर, जैसे मान लेते हैं ना कि हमारा होस्ट कौन है, इकोलाई बैक्टीरिया है, तो उस होस्ट के अंदर ना हम अलाउ करेंगे कि वो जीन एक्सप्रेस हो, और अगर वो एक्सप्रेस होगा तो इंसुलिन उसके अंदर बन जाएगा। एंड देन वहां से इंसुलिन को निकालेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, पैक करेंगे, और अगर हमको कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है तो हम मॉडिफिकेशन भी करेंगे, एंड देन इंसुलिन हमारा रेडी है फॉर यूज। क्लियर है? तो ये पूरे बायोटेक्नोलॉजी को संक्षिप्त तरीके से, समराइज्ड तरीके से हमने 2 लाइन में तुम्हारे सामने रखा है। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विथ होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर सेल टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट या फिर क्या होगा, सर्विसेज। तो नेचुरल साइंस को होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ इंटीग्रेट करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो हम इसमें आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ क्या प्रोडक्ट बनवाना है, क्या सर्विस आपको चाहिए, वो अप्रोच आपको आना चाहिए, वो चीज आना चाहिए, उसके बिना ये चीजें संभव नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब ये जो बायोलॉजी यहां पे है ना, इसमें ज्यादातर, अब देखिए इंटीग्रेशन अगर हमको करना है तो हम डीएनए निकाल लिए, अब हम सोचने लगते हैं, जैसे ही ये मामला आता है ना तो हम सोचने लगते हैं। ऐसे में तो हम किसी का भी डीएनए निकाल के किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर भेज देंगे और कुछ भी प्रोडक्ट बनवा देंगे। जैसे ही ये लाइन आपको बताया जाएगा तो सोचोगे कि हम किसी का भी डीएनए निकाल के किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाल के एक्सप्रेस करवा के कुछ भी बना सकते हैं। तो हाँ, ऐसे बना तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये एथिक्स के खिलाफ होता है। ठीक है, ये चीजें एथिक्स के खिलाफ होती हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन के जीन को निकालकर धड़ल्ले से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजने लगे, जैसे ह्यूमन का जीन निकालकर डॉग में भेज रहे हैं, ह्यूमन का जीन निकालकर काऊ में भेज रहे हैं, ह्यूमन का जीन निकालकर पिग में भेज रहे हैं, ह्यूमन का जीन निकालकर कहीं और भेज रहे हैं, तो ये बताना जरा, हम ह्यूमन हैं क्योंकि हमारे पास यूनिक डीएनए है, यूनिक जीन है। अगर कोई काऊ है तो उसके पास उसका अलग तरह का यूनिक जीन होगा,
कोई डॉग है तो उसके पास कोई उसका अलग यूनिक जीन होगा, और अगर हम ह्यूमन के जीन को यूं ही सारे एनिमल में, सारे ऑर्गेनिज्म में बांटते चलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमननेस के कैरेक्टर को डाइल्यूट कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। मतलब हम अपने जीन का, हम अपने यूनिकनेस का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एथिक्स के खिलाफ होता है। दूसरा, हम सिर्फ अपना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जिसके अंदर डाल रहे हैं उसके भी जीनोम, उसके भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए रूल्स बनाए गए हैं, एथिक्स रखा गया है, और वैसे हर कोई भी काम हमें नहीं करना है जो एथिक्स के खिलाफ होता है। हालांकि इस चीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अगले वाले पार्ट में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्योंकि ये चैप्टर अभी मांग रहा है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, तो अभी हम स्टिक करते हैं प्रिंसिपल और प्रोसेस वाले टॉपिक पे। क्लियर है अपना, है ना? तो क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी में करना क्या है, करना ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तो एक आइडिया हम तुमको दे ही दिए, बाकी इस चैप्टर में तो यही पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ना इस्तेमाल जो होता है इस ऑर्गेनिज्म के रूप में, ये कोई भी नहीं होता है। ज्यादातर इस ऑर्गेनिज्म के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो माइक्रोब्स होता है, क्योंकि माइक्रोब को कल्चर करना आसान होता है, माइक्रोब को हैंडल करना आसान होता है, कम जगह में माइक्रोब को ज्यादा संख्या में मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर जो यहां पे इस्तेमाल होता है वो किसका इस्तेमाल होता है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन हां, आज के डेट में माइक्रोब्स के साथ साथ प्लांट्स का भी इस्तेमाल होता है, एनिमल्स का भी इस्तेमाल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है इसमें मेनली किसका इस्तेमाल होता है, मेनली माइक्रोब्स, बट प्लांट्स, एनिमल्स also used nowadays, आज के डेट में इन सब का भी इस्तेमाल होता है। तो हम लोग ज्यादातर जो पढ़ेंगे वो किसको लेके पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब। और वैसा हमारा सिलेबस का एडवांसमेंट भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। हम डिटेल में जाएंगे लेकिन हम सिर्फ प्रोसेस में डिटेल में जाएंगे, हम सिर्फ प्रिंसिपल में डिटेल में जाएंगे। इन सब के एग्जाम्पल्स में जितना हम लोगों के सिलेबस के दायरे में होगा उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कोई भी चीज अगर हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो उसका पक्का कोई ना कोई प्रिंसिपल जरूर होता है जिस पे वो आधारित होता है। बिना प्रिंसिपल के कोई टेक्नोलॉजी आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा, और अगर प्रोसीड करते हो तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो हर टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी का भी क्या है, प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है, क्या आधार है इसका? पहला आधार तो ये है कि तुमको जेनेटिक इंजीनियरिंग आना चाहिए। पहला आधार क्या है, तुमको जेनेटिक इंजीनियरिंग आना चाहिए। अगर तुमको जेनेटिक इंजीनियरिंग ही नहीं आता है, अगर तुमको डीएनए निकालना ही नहीं आता है, अगर तुमको डीएनए को कैसे काटना है, कैसे क्लीव करना है वही नहीं आता है, अगर डीएनए को कैसे सेलेक्ट करना है वही नहीं आता है, डीएनए को कैसे ट्रांसफर करना है अगर वही नहीं आता है, और ट्रांसफर कर देने के बाद अगर ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है वो सेलेक्ट करना है, अगर तुमको वही नहीं आता है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो तुमको आना चाहिए, तुमको सारा प्रोसेस आना चाहिए कि डीएनए कैसे आइसोलेट होता है, कैसे हम उसको वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, कैसे हम उसको किसी होस्ट के अंदर भेजते हैं, और होस्ट के अंदर वो गया है कि नहीं गया है इसको सेलेक्ट करते हैं, और जब सेलेक्ट हो जाता है तब उसका हम नंबर बढ़वाते हैं, मतलब ग्रो करवाते हैं। ग्रो करवाने के बाद उसमें से प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करते हैं, पैक करते हैं, एंड देन हम मार्केट में सेल करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हमको आना ना चाहिए जी। अगर हमको ये नहीं आएगा तो तुम क्या ही कर लोगे, कुछ ही नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे मेन चीज है। तो चलो इसके बारे में तो पूरा चैप्टर है, यही पढ़ना है हमें पूरे चैप्टर में। लेकिन दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा आधार क्या है? तो दूसरा आधार है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, या फिर इसको हम कहें तो बायोफिजिकल प्रोसेस हम कह सकते हैं। बायोफिजिकल प्रोसेस,
बायोफिजिकल प्रोसेस, ये बायोफिजिक्स जो है वहां पे इन्वॉल्व होता है। तो बायोफिजिकल प्रोसेस ये क्या है? ये एक्चुअली में ना, जैसे मान लिया जाए कि हमने जैसे इंट्रोड्यूस किया था बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के बारे में, तो हमने क्या बताया कि इसमें ज्यादातर होस्ट जो होता है वो कौन होता है? माइक्रोब्स होता है। तो चलो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि इकोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर कोई प्रोडक्ट बनवाना है। अब इकोलाई के अंदर अगर हम कोई प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो कॉमन सेंस है कि हम एक पेट्री डिश लेंगे, उस पेट्री डिश के अंदर इकोलाई को हम क्या करेंगे? ग्रो करवाएंगे। और हम ये समझ रहे हैं कि इस पेट्री डिश में सिर्फ और सिर्फ कौन है? इकोलाई है। अब सोचना जरा कि हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी में जो वर्क टेबल है, उस वर्क टेबल पे जो पेट्री डिश है, जो प्लेट है, पेट्री डिश एक प्लेट होता है जिसमें कल्चर मीडिया होता है, हम उसके ऊपर इकोलाई को ग्रो करवा लिए हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि उस प्लेट पे सिर्फ इकोलाई होगा? क्योंकि बैक्टीरिया तो हवा के माध्यम से कम्युनिकेट करता है, तो लेबोरेटरी में हवा तो बह ही रहा होगा, और हवा अगर बह रहा होगा तो उस हवा के माध्यम से अदर तरह का बैक्टीरिया इस पेट्री डिश पे आके यहां ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इस पेट्री डिश पे इकोलाई होने की संभावना क्या है? कम हो गई। अदर बैक्टीरियाज ने इस प्लेट को क्या किया? कॉन्टामिनेट किया। तो बताइए जरा, क्या आपका एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब जब एक्सपेरिमेंट ही सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो तुम कैसे ये प्रोसेस कर सकते हो? तुमको सब आता है लेकिन तुम उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या उस कंडीशन में कभी भी तुमको सफलता मिलेगी? कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या करना होगा? हमें एक ऐसा एरिया चाहिए होगा, हमें एक ऐसा जगह चाहिए होगा जिस जगह में इन्वायरमेंट बिल्कुल कैसा होता हो? स्टेराइल होता हो। मतलब हम उस जगह पे काम करेंगे जहां इन्वायरमेंट बिल्कुल कैसा हो? स्टेराइल होता हो। और स्टेराइल अगर जगह होगा तो वहां पे क्या होने वाला है कि कॉन्टामिनेट होने के जो चांसेस हैं वो क्या रहेंगे? कम रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, इससे क्या होगा? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम contamination of the culture media from unwanted microbes। यहाँ पे स्टेराइल कंडीशन मेंटेन किया जाएगा, और जो स्टेराइल कंडीशन होगा वो स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करने का काम क्या होगा कि ये कॉन्टामिनेशन से क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। तो मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशन, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है? हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, यानी कि बायोफिजिकल प्रोसेस है। तो ये एक कंडीशन हो गया। यानी कि अगर हम इन्वायरमेंट में स्टेराइल कंडीशन मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, अगर स्टेरिलिटी मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, तो तरह तरह का बैक्टीरिया आएगा, और आने के बाद उस चीज को क्या कर देगा? वो कॉन्टामिनेट कर देगा। और अगर कॉन्टामिनेट कर दिया तो यहां तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो तो गया काम से। समझ में आ रही है बातें? तो वो काम से चली जाएंगी। तो अगर हमको ये सारा चीज अच्छे तरीके से आता है तो ये चीजें सफल तभी हो सकती हैं जब हमको ये करना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं कर पाते हैं, अगर हम स्टेराइल कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसके आने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। चलो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? हमने स्टेराइल कंडीशन मेंटेन कर लिया, हमने एक ऐसा एरिया डेवलप कर लिया है जहां पे हम क्या करने वाले हैं? ये कंडीशन करने वाले हैं। होता ये है ना, लैमिनार हुड होता है। हालांकि एनसीईआरटी में इसका चर्चा नहीं किया है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि लेबोरेटरी में क्या होता है? लैमिनार हुड होता है। लैमिनार हुड में क्या होता है ना, वर्क टेबल होता है, उस टेबल पे हम लोग काम करते हैं। अब उस टेबल के हॉरिजॉन्टल से हवा ब्लो करता है। अब देखिए, हवा इधर से ब्लो करेगा तो इधर से जो हवा, बाहर से जो हवा आ रहा है उसको अंदर आने ही नहीं देगा, इधर से स्टेराइल हवा बहेगा और इस वाले एयर को दूर रखेगा। तो ये इन्वायरमेंट बिल्कुल कैसा रहेगा? स्टेराइल रहेगा। नहीं तो
वर्टिकल एयर ब्लो करता है, इस तरीके से आएगा और ब्लो कर जाएगा। जैसे मॉल वगैरह में गए होगे तो मॉल वगैरह में जो एंट्री गेट होता है ना, यहाँ ऊपर में बड़ा सा एक मशीन लगा होता है और बहुत तेजी में हवा नीचे गिराता है। उसका क्या काम होता है, हवा जितना तेजी में नीचे आएगा तो बाहर से जो धूल वगैरह जा रहा है ना, उसको वहीं पे चिपका देगा, दबा देगा। इससे धूल मॉल के अंदर कम जाएगा तो मॉल की गंदगी कम होगी। बस वही कंसेप्ट है यहाँ, और कुछ नहीं है। लैमिनार हुड में क्या है, हवा इधर से अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा तो बाहर के हवा को अंदर आने ही नहीं देगा। आने ही नहीं देगा तो जो टेबल है वो हमारा क्या रहेगा, साफ रहेगा, बैक्टीरिया वगैरह वहां नहीं पाया जाएगा। तो इस तरीके से स्टेराइल कंडीशन मेंटेन कर लेंगे। प्लस लैमिनार हुड में यूवी रेडिएशन का भी जुगाड़ रहता है। अगर कोई डिश वगैरह है, पेट्री डिश, प्लेट वगैरह है और काम स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा यूवी का एक्सपोजर दे देना। और सभी लोगों को पता है कि जो यूवी रे होता है वो क्या करता है, आयोनाइजिंग होता है। हम लोगों के लिए आयोनाइजिंग नहीं होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के लिए वो आयोनाइजिंग होता है। तो वो क्या करेगा, प्रोकैरियोट को आयोनाइज कर देगा और इस तरीके से प्रोकैरियोट को खत्म कर देगा। तो अगर वहां पे कोई अदर अनवांटेड बैक्टीरिया होने की संभावना है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर होगा, तो यूवी का थोड़ा एक्सपोजर दे देना, लैमिनार हुड में इनबिल्ट होता है, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। प्लस हम 100% अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, हाथ वगैरह अल्कोहल से ही वाइप करते हैं, जो पेट्री डिश होता है उसको भी उसी से वाइप करते हैं, वर्क टेबल को भी अल्कोहल से ही वाइप करते हैं। तो इससे करने का फायदा ये होता है कि वहां पे स्टेरिलिटी जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जा सकेगा। तो उम्मीद है तुमको स्टेरिलिटी कैसे मेंटेन किया जाता है वो समझ में आया होगा। लेकिन सिलेबस के हिसाब से बात करें तो तुम इतना ही याद कर लो ना, तुम्हारा नीट में काम हो जाएगा। क्या काम याद रखना है कि हाँ, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहला अहम भूमिका ये है कि हम लोगों को एक ऐसा जगह सेलेक्ट करना होगा जहां पे स्टेराइल कंडीशन मेंटेन्ड है, ताकि हमारा जो वर्क प्लेस है, जो हमारा पेट्री डिश है, जो कल्चर मीडिया है, वो अनवांटेड बैक्टीरिया से कॉन्टामिनेट ना हो और जिस बैक्टीरिया को लेके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वही बैक्टीरिया को लेके हम एक्सपेरिमेंट आगे प्रोसीड करते रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज है। अब आते हैं मेन चीज पे। ये तो एक छोटा सा पोर्शन था, समझने वाला पोर्शन था। मेन चीज जो है वो है अपना कौन सा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने कर दिया स्टेराइल कंडीशन मेंटेन। अब हम आते हैं किस चीज पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या है, देखो वर्ड में ही आंसर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरडीटी हम लिख सकते हैं। क्या है यहाँ पे क्या है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें किस डीएनए का इस्तेमाल हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल हो रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, जो तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए है। जैसे फॉर एन एग्जांपल तुम इंसुलिन बनवाना चाहते हो, हम इंसुलिन का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आसानी से समझ में आता है। तो इंसुलिन हम बनवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन है उसको आइसोलेट करेंगे। तो वो जीन मेरा कौन सा जीन होगा, डिजायर्ड जीन होगा। कौन सा जीन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो हमने डिजायर्ड जीन आइसोलेट कर लिया है। डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करने के बाद इकोलाई में भेजना है, तो क्या अपने आप चला जाएगा, तो नहीं जाएगा। जैसे कोई सामान है, कोई टेलीविजन है, कोई फ्रिज है, तो टेलीविजन हो या फ्रिज हो, खरीद तो लिए, घर पहुंचाना है, तो क्या हाथ में लेके जाओगे, अपने आप लेके जाओगे, तो नहीं, किसी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। अब साइज के हिसाब से गाड़ी का सिलेक्शन होगा, लेकिन गाड़ी लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। व्हीकल लेंगे कि नहीं लेंगे, तो हाँ लेंगे। कैसा व्हीकल लेंगे, एक ऐसा व्हीकल लेंगे जो मेरे उस सामान को गंतव्य जगह पे, सही जगह पे क्या कर दे, पहुंचा के आता हो। तो उस व्हीकल को बायो के भाषा में यहां वेक्टर कहा जाएगा। वेक्टर कुछ नहीं, डीएनए का क्या होता है, व्हीकल होता है। वेक्टर क्या होता है, डीएनए का व्हीकल होता है, जो डिजायर्ड डीएनए को उठाकर पहुंचा देता है। कहां पे पहुंचा देता है, होस्ट के अंदर पहुंचा देता है। तो बस व्हीकल डीएनए, तो सामान खरीदो तो सामान को गाड़ी पर रखोगे ना जी, तो सामान का गाड़ी के साथ एसोसिएशन हुआ कि नहीं हुआ, तो बस वही बात है। डीएनए हमने निकाल लिया और उस डीएनए को किसी सुइटेबल वेक्टर के साथ जोड़ेंगे।
तो वेक्टर अकेला था तो वेक्टर कहलाता था, डिजायर्ड डीएनए अकेला था तो डिजायर्ड डीएनए कहलाता था, लेकिन अब हमने दोनों को जोड़ दिया तो क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, या फिर तुम कह सकते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। और इसको अगर हम किसके साथ जोड़ दे रहे हैं, वेक्टर के साथ। वेक्टर कौन है, वेहिकल ऑफ डीएनए, वेहिकल ऑफ डीएनए, जो डीएनए को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे डिजाइन किया जाता है। अभी तो वर्ड आ गया है तो समझना जरूरी है, क्योंकि दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो हमने वर्ड समझ लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब एक ऐसा डीएनए जो कि बना है बाय द एसोसिएशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए विद द वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए कुछ भी हो सकता है, ये प्लाज्मिड भी होता है, ये कॉस्मिड भी होता है, ये फाज्मिड भी होता है, बहुत सारा चीज होता है। पढ़ेंगे जब वेक्टर के बारे में इंडिविजुअली पढ़ाया जाएगा तो पढ़ेंगे। हाँ वेक्टर, ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, ये बायोलॉजी वाला वेक्टर है, लेकिन हाँ रिलेशन तो है, रिलेशन है। क्या रिलेशन है, फिजिक्स में भी वेक्टर का एक अपना पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। ये तो पढ़ते हो फिजिक्स में। साथ ही साथ इस वेक्टर में भी कुछ चीजें वैसी हैं, आप एकदम नहीं रिलेट करेगा लेकिन कुछ चीजें वैसी हैं। जैसे जब इसमें हम लोड कर देंगे तो ये वेक्टर भी डिजायर्ड होस्ट के अंदर पहुंचा के आएगा। तो डायरेक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा है, रिजेंबल कर रहा है कि उसी होस्ट के अंदर पहुंचा के आएगा, दूसरे के अंदर नहीं जाएगा, उसी होस्ट के अंदर एक्सप्रेस होगा, दूसरे के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इस तरीके से वेक्टर भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन को कोरिलेट करता है। लेकिन ये सब खैर दूसरी बातें हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वेक्टर व्हीकल ऑफ क्या होता है, डीएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये डिजायर्ड डीएनए तो वो कुछ भी हो सकता है, जो तुमको बनवाना है, जो तुमको करवाना है, उसके लिए तुम जो डिजायर्ड डीएनए है उसको आइसोलेट कर लो। क्लियर है। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है ना, इसका कुछ टूल्स होता है, इंजीनियरिंग है। तब कंप्यूटर साइंस है और उसके पास कंप्यूटर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, उसको सॉफ्टवेयर पे काम ही करना नहीं आता है, तो काहे का कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, काहे का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंजीनियर है। तो उसी तरीके से अगर कोई आदमी जेनेटिक इंजीनियर है तो उसका अहम टूल, उसका मेन टूल क्या होगा, तो बहुत सारा चीज है, लेकिन सबसे बड़ा चीज तो जीन है, डीएनए है। कम से कम उसको आइसोलेट करने का तरीका तो पता होना चाहिए ना, डीएनए क्या होता है, कैसे आइसोलेट होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, ये ज्ञान आनी, ये वाली जो बातें हैं वो उनको आनी चाहिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का चलो टूल्स देखते हैं क्या है। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टूल है हमारा डिजायर्ड डीएनए। इसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमको चाहिए ही चाहिए अगर हम कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो। अगर हम कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं तो ये हमारे पास होना ही चाहिए। दूसरा चीज क्या हो सकता है, इसको निकालने के लिए हमारे पास तरह तरह का एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, वो एंजाइम्स होना चाहिए। साथ ही साथ इसको निकाल लिए हैं तो इसके नंबर को बढ़वाने के लिए जो एंजाइम्स आते हैं वो चाहिए, इसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम्स आते हैं वो चाहिए। तो कौन चाहिए होगा, एंजाइम्स चाहिए होगा। यहां पे हमें क्या चाहिए होगा, एंजाइम्स चाहिए होगा। अच्छा कौन कौन सा एंजाइम्स चाहिए होगा, तो पहला एंजाइम की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज ग्रुप से ही बिलोंग करता है कौन सा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। इसको एक्सप्लेन हम करते हैं अभी, बस पहले नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। दूसरा एंजाइम हमें कौन सा चाहिए, ये न्यूक्लियस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। दूसरा एंजाइम हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए, तो वो है डीएनए पॉलीमरेज चाहिए,
जो क्या कर देता होगा, पॉलीमेराइज कर देता होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। अगर हम निकाले हुए डीएनए के अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, निकाले हुए डीएनए के नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, तो एम्पलीफाई तो करना पड़ेगा, अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा, वेक्टर के साथ जोड़ना भी है ना जी, तो जोड़ने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए। जोड़ने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो हमारे पास होना ही चाहिए। एंजाइम्स भी ले लिया हमने, अब जोड़ना है और साथ ही साथ भिजवाना है, तो क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। वेक्टर यानी कि व्हीकल ऑफ डीएनए, डीएनए का गाड़ी जो डीएनए को उठाकर पहुंचा देता हो, कहां पे, होस्ट के अंदर। तो क्या चाहिए, होस्ट भी चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। इसका मतलब है ये चार चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे ये काम करना चाहते हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, तो इसके अलावा हमारे पास एक और टेक्निक आना चाहिए। उसके लिए बड़े बड़े रिएक्टर्स होने चाहिए जिनका नाम है बायो रिएक्टर्स। क्या होने चाहिए, बायो रिएक्टर्स भी होने चाहिए। तो वो भी एक टूल तो है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि अगर तुम इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना चाहते हो तब तो तुमको बायो रिएक्टर की जरूरत होगी। लेकिन अगर तुम लेबोरेटरी में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए काम करना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बायो रिएक्टर का, तब तो ग्लास के छोटे से यूटेंसिल में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हमने कंडीशन बताया है कि बायो रिएक्टर की इस्तेमाल तब होती है जब हम प्रोडक्ट जैसे इंसुलिन कंपनी लेवल पे बना रहे हैं, सिप्ला नाम की कंपनी बना रही है, एली लिली नाम की कंपनी बना रही है, तो ये सब कंपनी टन्स में बनाती है और उतने मात्रा में अगर बनाती है तो ऑब्वियस सी बात है ग्लास के यूटेंसिल में तो नहीं ही बना पाएगी। तो उसके लिए बड़ा बड़ा बायो रिएक्टर चाहिए होता है जिसकी कैपेसिटी 100 से लेकर के थाउजेंड्स लीटर की होती है, थाउजेंड नहीं थाउजेंड्स लीटर की होती है। तो उस कैपेसिटी में आराम से डिजायर्ड प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसके लिए एक कंडीशन है, लेकिन उसके अलावा ये चार चीज तो हमारे पास होना ही चाहिए अगर हम लेबोरेटरी लेवल पे भी, छोटे मोटे स्तर पे भी अगर काम करना चाहते हैं तो चलो बारी बारी से देखते हैं। तो चलो डिजायर्ड डीएनए तो पता ही है, उसके लिए हम क्या ही बताएं। अगर तुमको इंसुलिन बनवाना है तो इंसुलिन को बनाने वाले जीन को निकाल लो, वो डिजायर्ड डीएनए है। अगर तुमको ग्रोथ हार्मोन बनवाना है तो ग्रोथ हार्मोन को कोड करने वाले डीएनए को निकाल लो, वो तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए है। अगर तुमको एफएसएच बनवाना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना है, तो उस हार्मोन को कोड करने वाला जो डीएनए है उसको निकाल लो, वो तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए हो जाएगा। अगर तुम क्या बनवाना चाहते हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज बनवाना चाहते हो, तो उसको कोड करने वाले डीएनए को निकाल लो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिजायर्ड डीएनए हो जाएगा। तो डिजायर्ड डीएनए तो डिपेंड करता है कि तुम बनवाना क्या चाहते हो, कौन सा प्रोडक्ट बनवाना चाहते हो। जो प्रोडक्ट बनवाना चाहते हो उस प्रोडक्ट को बनाने वाला जो डीएनए जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता होगा, एक भ्रम दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सारा का सारा डीएनए ह्यूमन से निकाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाने वाला डीएनए लिया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाने वाला डीएनए लिया जाता है। इसका मतलब है कि सभी ऑर्गेनिज्म को यहां कंसीडरेशन में रखा गया है। इसलिए हमने बोला है नेचुरल साइंस का ज्ञान आपको होना चाहिए कि कहां क्या बनता है, नेचुरली कहां क्या बनता है, और वहां से उस डीएनए को निकालेंगे और दूसरे के अंदर भेजेंगे और तब हम प्रोडक्ट बनवा लेंगे। यही तो खेल है इस चैप्टर का, और कुछ नहीं, आसान सा खेल है। जहां जो बनता है वहां से डीएनए को निकालेंगे, उसको वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में भेजेंगे, प्रोडक्ट बनवा लेंगे। प्रोडक्ट को बनवाने के बाद वहां से आइसोलेट कर लेंगे, आइसोलेट करने के बाद प्यूरिफाई कर देंगे। बस यही हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, तो ये चीज होना चाहिए। तो चलिए डिजायर्ड डीएनए तो हमारे सीन से बाहर है, जो हमें चाहिए उसका हम बना लेंगे। तो पहला कौन है, डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए इसको हम क्या बोलेंगे, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम living organism which codes for desired product, which codes for
डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब ये कैसे निकलता है, ये हम प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे ना, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। अभी पहले टूल्स को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब एक बार पढ़ेंगे ना तो खिचड़ी बन जाएगा। तो बेटर है कि पहले हम टूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और टूल्स पे जब हमारा कमांड पूरा हो जाएगा तो प्रोसेस को तो तुम चुटकी में निकाल लोगे, एक झटके में निकाल लोगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल और टूल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पे रोकते हैं कि हाँ अभी बस मान के चलते हैं, समझ के चलते हैं कि यहाँ पे ये चीजें होंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में इस चैनल पे दिया जाएगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना। इस चैनल पे जो भी चैप्टर, ये जो चैप्टर स्टार्ट किया गया है, इसको 5 या 6 लेक्चर के अंदर में सारे सेशंस में सिलसिलेवार ढंग से दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा ये चैप्टर अच्छे तरीके से वहां पे कंप्लीट किया जा सके। तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना है। तो पहला था हमारा कौन सा, डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए के बाद जो दूसरा हमारा यहाँ पे आता है वो कौन है, एंजाइम्स है। यहाँ पे कौन आया, एंजाइम्स आया। और एंजाइम्स में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ना। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को गोली मारो। पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियेज क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियेज होता है। एंडोन्यूक्लियेज एक प्रकार का न्यूक्लियेज होता है। तो न्यूक्लियेज क्या होता है, न्यूक्लियेज वो एंजाइम होता है जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड को स्प्लिट करता है। अब चलिए देखते हैं क्या है कहानी इसके पीछे का। तो जैसे कोई न्यूक्लिक एसिड है ना। अब कोई न्यूक्लिक एसिड है, जैसे एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमीन है, एडेनिन है। ठीक है। तो एडेनिन के साथ कौन पेयर करता है, एडेनिन के साथ पेयर करता है थाइमीन। थाइमीन के साथ कौन पेयर करता है, एडेनिन। साइटोसिन के साथ कौन करता है, गुआनिन। गुआनिन के साथ कौन करता है, साइटोसिन। साइटोसिन के साथ कौन करेगा, गुआनिन। थाइमीन के साथ कौन करेगा, एडेनिन। और एडेनिन के साथ कौन करेगा, थाइमीन। तो ये इस तरीके से हमने पेयर बता दिया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। उम्मीद है कि बायोमॉलिक्यूल सबने अच्छे से पढ़ा होगा और सबको इस बात की जानकारी है। अब यहाँ पे क्या होता है, थाइमीन के साथ कौन जुड़ा होता है, तो थाइमीन के साथ सुगर जुड़ा होता है, डीऑक्सीराइबोज सुगर। तो एस फॉर सुगर। गुआनिन के साथ भी डीऑक्सीराइबोज सुगर, सबके साथ एक एक डीऑक्सीराइबोज सुगर जुड़ा होता है। सेम कहानी यहाँ पे भी कौन जुड़ा होगा, सुगर, डीऑक्सीराइबोज सुगर जुड़ा होता है, डीऑक्सीराइबोज सुगर जुड़ा होता है, डीऑक्सीराइबोज सुगर जुड़ा होता है। बच्चों सुगर जो होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज है, और सभी लोगों को पता है कि डीऑक्सीराइबोज सुगर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C5H10O4 है ना। एक ऑक्सीजन की कमी होती है। इस सुगर को हम कौन सा सुगर कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज सुगर कहते हैं। अब देखिए कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। अब 5 अगर कार्बन है तो कहीं पे 3 होगा, कहीं पे 5 होगा। तो ये वाला इंड जो होता है ना, इधर की तरफ 5th कार्बन होता है। तो इधर कौन सा कार्बन होगा, 3rd कार्बन होगा। तो इधर 5th कार्बन होगा, इधर 3rd कार्बन होगा, इधर 5th कार्बन होगा, इधर 3rd कार्बन होगा, इधर 5th होगा, इधर 3rd होगा, 5th होगा, 3rd होगा, 5th होगा, 3rd होगा, 5th होगा, 3rd होगा। तो ये टर्मिनल इंड कौन हो गया, 3rd कार्बन आया कि नहीं आया। तो अगर इसका 3rd कार्बन इधर है ना, तो इस वाले का 5th कार्बन इधर होगा, इधर 3rd होगा, 5th होगा, 3rd होगा। इसका 5th है, इसका 3rd है, 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 5th और 3rd। यानी कि देखिए डीएनए पैरेलल होता है कि एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल होता है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। जो तुम याद करते हो ना कि डीएनए 5' से 3', 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम क्या होता है, कुछ नहीं है, कोई दिमाग लगाने वाला चीज नहीं, एकदम आसान बच्चा वाला चीज है। क्या चीज है वो, कि अगर कोई बोलता है 5 प्राइम, तो 5 प्राइम मतलब सुगर का 5वां कार्बन किधर है, सुगर का 5वां कार्बन किधर है, वो 5 इंड हो जाता है। सुगर का 3रा कार्बन किधर है, वो 3rd इंड हो जाता है। तो देखिए सजावट यहाँ कुछ इस प्रकार किया गया है कि यहाँ पे जो ग्रो कर रहा है तो इधर 5' इंड है, तो इधर कौन सा इंड है, 3' इंड है। और इसमें जो ग्रोथ हो रहा है इधर 5' इंड है और इधर कौन है,
3 डैश इंड है। तो बताइए ये पैरेलल हुआ कि एंटी पैरेलल हुआ? तो बिल्कुल ये एंटी पैरेलल हो रहा है। तो ये जो डीएनए का हमने स्ट्रैंड छोटा सा आपके सामने बना रखा है वो अभी फिलहाल कैसा है? एंटी पैरेलल डीएनए है। क्लियर है? तो ये तो खैर सभी लोगों को पता होगा पहले से। जिनको नहीं पता है, चूंकि ये टॉपिक लाए तो हमने सोचा इसको यहाँ एक्सप्लेन कर लेना चाहिए, तो हमने देख लिया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। शुगर के साथ कौन जुड़ा होता है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट पहले ना 5 डैश इंड पे आके जुड़ जाता है, फिर अगला फॉस्फेट ना इसके 3 और इसके 5 के साथ जुड़ेगा, फिर अगला फॉस्फेट इसके 3 इसके 5 के साथ जुड़ेगा, फिर अगला फॉस्फेट इसके 3 इसके 5 के साथ जुड़ेगा, फिर अगला फॉस्फेट इसके 3 इसके 5 के साथ जुड़ेगा, फिर अगला फॉस्फेट इसके 3 इसके 5 के साथ जुड़ेगा, फिर अगला फॉस्फेट इसके 3 इसके 5 के साथ जुड़ेगा और ये फ्री रह जाएगा। इसीलिए ना अगला फॉस्फेट यहां पे जुड़ेगा तो चेन लंबा इसी डायरेक्शन में ना होगा जी। यहां जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ते चला जा रहा है, इधर देखिए खत्म हो गया मामला। तो इसका 3 डैश पे जो OH रहेगा ना फ्री रह जाएगा, ताकि अगला फॉस्फेट अगर आके बाइंड करेगा तो कहां बाइंड करेगा? OH पे ही बाइंड करेगा। इसीलिए चेन को अगर तुम लंबा करना चाहोगे तो ये चेन लंबा होगा इस डायरेक्शन में, मतलब 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में। इधर भी इसका OH है तो इसका पहला फॉस्फेट यहां जुड़ेगा, अगला फॉस्फेट पहले 3 फिर 5, अगला फॉस्फेट पहले 3 फिर 5, अगला फॉस्फेट पहले 3 फिर 5, अगला फॉस्फेट पहले 3 प्लस फिर 5, अगला फॉस्फेट 3 और 5, अगला फॉस्फेट 3 और 5, अगला फॉस्फेट यहां तो खैर अब जगह ही नहीं रहा, तो यहां पे ये OH क्या रह जाएगा? फ्री रह जाएगा। तो ये चेन भी इस डायरेक्शन में इलोंगेट करेगा। तो 5 से 3 की तरफ ये चेन जा रहा है, 5 से 3 की तरफ ये चेन जा रहा है। दोनों को डायग्राम में देखो, दोनों कैसा जा रहा है? उल्टा जा रहा है। ये दोनों चेन उल्टा जा रहा है और चूंकि उल्टा ग्रो करता है इसीलिए ये एंटी पैरेलल कहलाता है। तो देखिए दो कंसेप्ट यहां से निकल के आया। पहला कंसेप्ट क्या निकल के आया कि बायोमॉलिक्यूल में जो हम एसोसिएशन पढ़ते हैं, कौन कहां पे कैसे कैसे प्रेजेंट होता है वो दिख गया। दूसरा चीज हमको 5 और 3 क्या है, उसका क्या लफड़ा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बायोमॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ के बैठे होंगे फिर भी उनके दिमाग में कंफ्यूजन चलते रहता है, क्योंकि याद कर लेते हैं ना। बायोलॉजी में वो सोचते हैं याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो याद करके बैठे हुए हैं कि 5 से 3, 3 से 5, लेकिन हकीकत में 5 क्या है, 3 क्या है, वो कंफ्यूजन है। तो अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डीऑक्सीराइबोज शुगर का 5वां कार्बन जिधर होगा वो 5th एंड होगा, मतलब 5 प्राइम होगा, और जिधर उसका तीसरा कार्बन होगा वो 3rd प्राइम होगा। तो इस तरीके से 5-2 क्या है? 3 डैश है। और एक और चीज बताना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा हुआ किस बॉन्ड से है? बताओ तो जरा ध्यान से। एक चीज सोचना और अपने मन में सोचना कि क्या नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ के चेन बना रहा है? क्या नहीं बना रहा है। क्या सुगर और सुगर आपस में जुड़ के चेन बना रहा है? क्या? तो हाँ, इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन डायरेक्टली नहीं जुड़ जा रहा है, इसको जोड़ने के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है? यही तो आ रहा है। ये कौन है? फॉस्फेट है। मतलब फॉस्फेट जो सुगर के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एक ही फॉस्फेट सुगर के साथ 2 ईस्टर बॉन्ड बनाता है। एक तो बनाता है वो पहले वाले सुगर के 3rd कार्बन के साथ, और दूसरा बनाता है अगले वाले सुगर के 5th कार्बन के साथ। चीजें समझ में आ रही हैं? एक तो बनाता है पहले वाले के 3rd कार्बन के साथ, और दूसरा बनाता है अगले वाले सुगर के 5th कार्बन के साथ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम पॉज लेते हैं और इस कंसेप्ट को क्लियर कर ही देते हैं, ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ये एडेनिन है, एडेनिन के साथ कौन जुड़ा होगा? सुगर जुड़ा होगा, कार्बन 1 जुड़ा होगा। ठीक है, कार्बन 1 के साथ कौन होता है? ऑक्सीजन। यहां कौन होता है? कार्बन 4 होता है। यहां पे कार्बन 3 होगा, कार्बन 2 होगा, इस तरीके से जुड़ गया। और यहां पे कौन होगा? कार्बन 5 होगा, जिसपे कि इधर OH लगा देते हैं, और इधर H है, और इधर कौन है? H है, और इधर पे आ जाएगा ये वाला अपना हो गया H हो गया। इधर साइड में H है, और ये कौन है? OH है। इधर H है, चूंकि डीऑक्सी है ना, तो सेकेंड कार्बन पे O नहीं होता है, तो क्या होगा? H होगा। अगर हम यहाँ O लिख देंगे ना तो राइबोज बन जाएगा, और यहाँ पे कौन होगा? H होगा। तो देखना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने क्या बना लिया है? एडेनिन बना लिया है। तो एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस है। एडेनिन का जो 9वां नंबर पे हाइड्रोजन होगा ना, सुनते चलना,
एडेनिन के 9th नंबर पे जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन के साथ फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन का OH आपस में बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाने के बाद यहां जो बॉन्ड बना है ये क्या कहलाएगा, इसका नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम होगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ साथ देखिए जरा OH ऊपर की तरफ है ना, तब बीटा नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज राइबोज सुगर लिया गया है, डीऑक्सीराइबोज सुगर लिया गया है, वो कौन सा है, बीटा है। और लिंकेज का अगर यूनिट पूछा जाएगा तो 19 है, यानी कि डीऑक्सीराइबोज का कौन सा कार्बन, पहला वाला, एडेनिन का कौन से पोजीशन का नाइट्रोजन, 9वें नंबर का नाइट्रोजन, तो 19 के बीच में यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है, तो ये बॉन्ड बनके तैयार हो चुका है। अब देखो फॉस्फेट आके अटैक करना चाहेगा, तो फॉस्फेट के सामने अटैक करने के लिए OH यहां भी है और OH यहां भी है, बाकी तो OH कहीं है नहीं, तो यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, लेकिन जो पोजीशन है ना ये रिंग के बाहर है, और रिंग के बाहर चूंकि पोजीशन है तो इसके साथ अगर वो पहले बाइंड करेगा ना तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा। क्या बोले, ये पांचवा कार्बन देखिए रिंग में नहीं है, रिंग में सिर्फ यही चारों कार्बन है, ये रिंग के बाहर है, तो अगर फॉस्फेट इस कार्बन के साथ बाइंड करेगा तो उसको स्टेबिलिटी क्या मिलेगा, तत्कालिक रूप में ज्यादा मिलेगा। तो चलिए बाइंड करवाते हैं, बाइंड करवाएंगे, फॉस्फेट डबल बॉन्ड O है, इधर कौन रहेगा, OH रहेगा, इधर भी कौन है, OH है, और यहां पे कौन आ गया, OH आ गया। इस तरीके से ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, यहां से 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो हम यहां डायरेक्टली बना के दिखा दे रहे हैं। तो हम OH और OH में से पानी निकल गया तो क्या होगा, यहां पे ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड बना है, ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा, और चूंकि फॉस्फेट के साथ बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये हम थोड़ा तेजी में इसलिए बताए हैं क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये बायोमोलिकुल्स चैप्टर का पार्ट है, लेकिन चूंकि इसका अभी हमको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इसके बिना हम टॉपिक आगे नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए ये बताना मेरा मजबूरी हो चुका था, लेकिन उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो एक बना फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड और एक बना है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पोजीशन है 1 और 9। इस तरीके से हमारा बनके तैयार हो गया, क्लियर है। अब जब अगला फॉस्फेट आएगा तो वो कहां अटैक करेगा, इसके थर्ड पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, और इसके नीचे एक और सुगर बना लेते हैं ना, एक और सुगर अगर हम बना लेते हैं तो यहाँ C2 हो जाएगा, यहाँ C3 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी C2 इधर है, ये इस तरीके से जुड़ गया है, यहाँ जोड़ लो ना अपने मन से, कोई भी गुआनिन जोड़ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये है, यहाँ पे कौन होगा, C5 होगा कि नहीं होगा, C5 का कौन होगा, OH होगा, यहाँ पे H होगा, और यहाँ पे भी कौन होगा, H होगा, इसका अपना H है, इसका H है, और इसका कौन है, OH है। इधर तो होता ही नहीं है, इधर H और H है, इधर भी कौन होगा, H होगा, ठीक है। इस तरीके से है। यहाँ पे अगर हम फिर से नेमिंग करें तो ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन। अब देखिए जरा, अगर फॉस्फेट आएगा, अगर फॉस्फेट आएगा तो कहां अटैक करेगा, फॉस्फेट अगर आएगा तो उसको अगर अटैक करने की बारी आती है तो जाहिर सी बात है फॉस्फेट डबल बॉन्ड O, OH है, OH है, और एक OH यहां हो गया। तो देखिए ये OH इसके साथ करेगा तो कौन से सुगर के साथ जी, पहला वाला सुगर के कौन से कार्बन पे बाइंड किया, थर्ड पे, और अगले वाले सुगर के कौन से कार्बन पे बाइंड किया, फिफ्थ पे। तो एक ही ना फॉस्फेट से काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, एक ही फॉस्फेट इसके साथ भी जुड़ रहा है पहले वाले सुगर के थर्ड कार्बन पे, और वही फॉस्फेट इसके फिफ्थ कार्बन पे जुड़ रहा है। तो अगर ऐसे जुड़ जाएगा तो क्या होगा, यहां भी ईस्टर बॉन्ड बनेगा, यहां भी ईस्टर बॉन्ड बनेगा, कहेंगे फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। दो ईस्टर बॉन्ड बना है तो क्या कहा जाएगा, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। तो यहां पे डाई ईस्टर बॉन्ड बना है, तो चलिए हम बॉन्ड बना के दिखा देते हैं। तो यहां पे हम इन चीजों को हटा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ होगा, और क्या बन गया होगा, बन गया होगा, बताओ, यहां पे जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ होगा वो बॉन्ड बना होगा फॉस्फो ईस्टर, और इसी फॉस्फेट के साथ एक और ईस्टर, दो ईस्टर, नाम है फॉस्फो डाई ईस्टर।
एक ही फॉस्फेट के साथ यहाँ पे 2 ईस्टर, नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इसका नाम क्या हो जाएगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो इसका नाम है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब देखो जरा, इस वाले को और इस वाले को, इस न्यूक्लियोटाइड को कहां जोड़ा गया है? यहां जोड़ा गया है। अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो क्या ये दोनों आपस में जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता, क्योंकि ये और ये तो नहीं जुड़ा हुआ है, ये और ये तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों को जोड़ा है। किसने जोड़ा है? इसने जोड़ा है। और अगर हम कहें कि हम इन दोनों को अलग करना चाहते हैं तो मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा। कौन से बॉन्ड को तोड़ा जाए? क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तोड़ने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या फॉस्फोईस्टर बॉन्ड तोड़ने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। किसको तोड़ें? फॉस्फोडाइस्टर। अरे इस बॉन्ड को तोड़ दोगे तो ये अलग हट जाएगा, वो अलग हट जाएगा, और ये जैसे ही अलग हटेगा तो ये दोनों अलग ना हो जाएगा। तो अगर इस दोनों को हम अलग करना चाहते हैं तो उस रस्सी को ही काट दीजिए जिस रस्सी की मदद से ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो कौन से बॉन्ड को तोड़ना है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना है। तो अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बताइए फटाफट, जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है, जो मैंने पहले बताया है कि न्यूक्लियस नाम का एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करता है। चूंकि टॉपिक अभी डीएनए लेके चल रहे हैं इसलिए हम इधर दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। तो कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? क्या इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो किसको तोड़ेगा? इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो वो तोड़ता है कौन से बॉन्ड को? इस वाले बॉन्ड को। वो तोड़ता है इस वाले बॉन्ड को, वो तोड़ता है इस वाले बॉन्ड को। कौन तोड़ेगा? एक्शन साइट होता है, ये एक्शन साइट है। किसका एक्शन साइट है? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस ये ब्रेक करता है कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो न्यूक्लियोटाइड सेपरेट, न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और इस तरीके से यहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि तुम सभी लोगों ने क्लास 11th के डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस नाम का जो एंजाइम होता है, जब वो न्यूक्लिक एसिड पे एक्शन परफॉर्म करता है तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। हमने क्या बोला? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो समझ में आ गया। बताओ फटाफट, न्यूक्लियस कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? न्यूक्लियस जो होता है वो डाइजेस्ट करता है, या फिर यहां पे बोलेंगे क्लीव करता है। किसको क्लीव करता है? न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करता है। न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करता है। क्या क्लीव करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो उम्मीद है कि आप कभी भूलोगे भी नहीं। लेकिन इंडो का मतलब क्या है? कहां, कौन से बॉन्ड को तोड़ रहा है? एकदम टर्मिनल बॉन्ड को तोड़ रहा है कि बीच में कहीं और तोड़ रहा है? तो चलो फटाफट इसको भी समझ लेते हैं हम, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन कुछ रहना नहीं चाहिए हमारा। तो ये मान लेते हैं कोई डीएनए है, ये कोई क्या है? डीएनए है। अब इस डीएनए में यहां पे अलग अलग साइट्स होंगे। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड हम ऐसा ही सिंगल बना दिए हैं। एडेनिन है, थाइमीन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, थाइमीन है, एडेनिन है, एडेनिन है, थाइमीन है, थाइमीन है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमीन, एडेनिन। कुछ भी अपने मन से हम लिख लिए हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता है। और ये कौन सा इंड होगा? 5 तो ये कौन सा बच्चों होगा? डिफॉल्ट से 3 होगा। इधर 3 है तो एंटी पैरेलल बनाना है। इधर 5 होगा और इधर कौन होगा? 3 होगा। अब देखो जरा, सबके साथ सुगर जुड़ा होगा, वो तो हम समझा दिए ये वाला डायग्राम बना के कि सबके साथ सुगर जुड़ा होगा। क्लियर है? तो सबके साथ सुगर जुड़ा होगा और सबके साथ क्या होगा? फॉस्फेट जुड़ा होगा। अब देखिए, अगर हम इंडो न्यूक्लियेज का इस्तेमाल करेंगे ना तो वो यहां काटेगा, 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 वो कहीं भी काटेगा, वो यहां काटेगा, वो यहां काटेगा, वो यहां काटेगा। तो देखो डीएनए का पूरा स्ट्रेच है और डीएनए के स्ट्रेच में कहीं भी काटेगा। लेकिन देखना इंड पे नहीं कटवा रहे हैं, इंड ये ना है, यही इंड है
और यही इंड है। तो अगर इंड पे नहीं काटता है, ये क्या है, इंड है, ये भी क्या है, इंड है। अगर इंड वाले न्यूक्लियोटाइड को अलग नहीं करता है, बाकी कहीं भी काटता है, वो इंडोन्यूक्लियस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इंडोन्यूक्लियस कहलाता है। एक्शन साइट ऑफ इंडोन्यूक्लियस, एक्शन साइट ऑफ इंडोन्यूक्लियस मतलब एनीवेयर इन डीएनए, एनीवेयर इन डीएनए लेंथ other than टर्मिनल इंड, अदर देन टर्मिनल इंड। टर्मिनल इंड के अलावा कहीं भी काटता हो तो वो ये वाला साइट होगा। लेकिन अगर इंड पे काटता है, जैसे यहां पे काट रहा है, जैसे यहां पे काट रहा है, तो ये इंड पे ना काट रहा है, तो ये किसका साइट होगा, एक्शन साइट होगा एक्सोन्यूक्लियस का। एक्शन साइट होगा किसका, एक्सोन्यूक्लियस का। एक्सोन्यूक्लियस मतलब क्लीव्स डीएनए एट इंड्स। चाहे 5' इंड पे काटे, चाहे 3' इंड पे काटे, वो जरूरी नहीं है। चाहे 5' इंड पे काटे, चाहे 3' इंड पे काटे, अगर वो इंड पे काटता है तो वो एंडोन्यूक्लियस है। अगर अगर वो इंड पे काटता है तो वो एक्सोन्यूक्लियस है, और अगर वो इंड के अलावा कहीं भी काटता है तो वो एंडोन्यूक्लियस है। डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ये जो एंजाइम होता होगा ना, वो टर्मिनल इंड पे तो नहीं काटेगा। ये जो एंजाइम होता होगा वो टर्मिनल इंड पे तो नहीं काटेगा, क्योंकि ये है एंडोन्यूक्लियस। और अगर ये एंडोन्यूक्लियस है तो क्लीव डीएनए एनीवेयर अदर देन टर्मिनल इंड। टर्मिनल इंड के अलावा कहीं भी काटेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंडोन्यूक्लियस कहेंगे। लेकिन एक वर्ड है, क्या वर्ड है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो अब बताइए, क्या एनीवेयर बोलना सही रहेगा, क्या एनीवेयर बोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंजाइम, एंजाइम दैट cleaves DNA at specific sequence या फिर स्पेसिफिक साइट, वहां पे अगर काटता है तो वो ये रहेगा। देखो ये लाइन देख के कंफ्यूज मत होना, ये लाइन लिखा गया है सिर्फ किसके लिए, एंडोन्यूक्लियस के लिए, है ना। और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है वो एंजाइम जो क्लीव करेगा डीएनए को, कहां पे, स्पेसिफिक साइट पे, खास जगह पे काटेगा। और वो खास जगह हर एंजाइम के लिए फिक्स्ड होता है। तो जो एंजाइम डीएनए को टर्मिनल इंड पे काटेगा, ध्यान से सुनना, जो एंजाइम डीएनए को टर्मिनल इंड पे काटेगा वो एक्सोन्यूक्लियस कहलाएगा। एक्सो बाहर की तरफ काटना, टर्मिनल इंड पे काटना। जो एंजाइम डीएनए को टर्मिनल इंड छोड़कर कहीं भी काटेगा वो एंडोन्यूक्लियस कहलाएगा। एंडो मतलब अंदर, तो इंड को छोड़कर अंदर में कहीं भी काटे उसको हम एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। लेकिन जो एंजाइम अंदर काटेगा तो जरूर, अंदर काटेगा तो जरूर, लेकिन उसी खास जगह पे काटेगा, कहीं भी नहीं काट देगा, उसी खास जगह पे काटेगा, तो उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहेंगे। तो उम्मीद है ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को यहीं पे हम रोकते हैं, खत्म करते हैं, और इसके बाद रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के साथ हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे वो यहाँ पे जोड़ने का, काटने का काम करता है, और फिर आगे टॉपिक को बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।